हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, ये हमारा लेक्चर थर्ड रहने वाला है, जिसमें हम 27 ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं विद सॉल्यूशंस के साथ, जिसमें हम ईयर वाइज ईयर डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारे यूनिट वाइज डिवाइडेड है। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट था जो हमने डिस्कस किया था, वो था हमारा हिस्ट्री का। तो 27 ईयर में मेनली हम इसमें जो लेके चल रहे हैं 1995 से लेकर के 2021 तक में चल रहे हैं। देखिए, क्वेश्चंस तो इतने ही पैटर्न में डिस्कस कर रहे हैं। आगे जो अभी 2022 के भी प्रीलिम्स हुए हैं, अभी 2023 के भी प्रीलिम्स होंगे, 2023 के प्रीलिम्स हुए, फिर आगे जाके अगर आप देखोगे 2024 के भी प्रीलिम्स होंगे। तो आप उसको टेंशन मत लेना, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा पेपर है, इसमें हम ऐसे नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका 1995 में पूछा गया था तो वो पूरा सेट हम डिस्कस कर, नहीं। ये हमारे यूनिट वाइज डिवाइडेड है। देखिए, जैसे मैं बता दूं, जो यूनिट वाइज डिवाइडेड है, तो पहला जो यूनिट है हमारा वो होता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में हमने 4 हिस्ट्री कंप्लीट किया था। पहला था हमारा एशियंट हिस्ट्री, दूसरा था मिडिवल हिस्ट्री, तीसरा था मॉडर्न और चौथा था इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इन सबके पहले मैंने क्या कर रखे थे, क्वेश्चंस को एनालाइज खुद से किया, तब जा करके मैंने आपके साथ डिस्कशंस किया था, जिसमें हमने 1995 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। पहले इसको सीक्वेंस से लगा लिया था, सब पेपर को एनालाइज करके कि कौन सा क्वेश्चंस एशियंट से है, मिडिवल से है, मॉडर्न से है और इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस निकल के आया था वो आपका निकल के आया था इंडियन नेशनल मूवमेंट से। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस निकल के आया था एशियंट, फिर मॉडर्न, और सबसे कम जो क्वेश्चंस पूछा गया है हिस्ट्री में वो पूछा गया है मिडिवल टाइम से। और अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कम से कम 500 से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से ही निकल के आए हैं। तो और जैसे कि फिर बात करते हैं यूनिट 2 है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट का, जो जिसमें हमने पहला कंप्लीट कर लिया था, जो कि था कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अभी हमारा चल रहा है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम इंडिया की भी बात करेंगे और वर्ल्ड को भी डिस्कस कर रहे हैं। पंचायती राज वाला भी आपका क्या है, कंप्लीट हो चुका है। जब हमने पंचायती राज वाला जो चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत का डिस्कस किया था, तो पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी भी आपकी कंप्लीट कर दी थी। अभी हमारा ये वाला सीरीज चल रहा है, इसके बाद चलेगा जुडिशरी एंड लीगल राइट्स। तो इस तरीके से जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस है, यूनिट वाइज यूनिट चल रहा है। तीसरा यूनिट आपको ज्योग्राफी का देखने को मिलेगा, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चौथा यूनिट होगा हमारा इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी, ये आपको मेनली 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलेगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक है। फिर बात करेंगे प्रॉपर्टी, प्लानिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इन इंडियन नेशनल इकोनॉमी। आप यहाँ से जो एग्रीकल्चर्स है, अगर आप इसको जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी आपका ये क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर हम बात करेंगे इंडियन इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड, हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है, व्यापार है, उसके बारे में। और फिर बात करेंगे टेरिटरी सेक्टर के बारे में, जिसे हम अदर वर्ड में, इजी वर्ड में सर्विस सेक्टर भी कहते हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो ये 5 सीरीज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में। जब हमारी ये सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे अपना सी सेट, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, इनमें जो टोटल जो क्वेश्चंस की क्वांटिटी रहेगी, संख्या रहेगी, हम टोटल कितने डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब हिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था 556 क्वेश्चंस टोटल हमने डिस्कस कर लिया था। एशियंट हिस्ट्री में हमने 137, मिडिवल हिस्ट्री में 108 क्वेश्चन, मॉडर्न में 121 क्वेश्चंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट में 190 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था। अभी जो हमारा पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी में हम टोटल कितने 319 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एज अ टेस्ट की तरीके से, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम में हमने टोटल 101 क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी में बात करें तो इसमें हमने 31 क्वेश्चन डिस्कस किया था। और अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया एंड वर्ल्ड, तो इसमें हम टोटल 89 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सॉरी 132 क्वेश्चन डिस्कस होगा। और जो आपका लीगल एंड जुडिशरी राइट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे 55 क्वेश्चन, और टोटल इसमें होगा तो हमारा
312 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस, सॉरी 319 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो 319 क्वेश्चन हम टोटल इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो होगा हमारा ज्योग्राफी का, इसमें हम 515 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टोटल, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा 123 क्वेश्चन हम फिजिकल ज्योग्राफी से, 89 क्वेश्चन वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से 233 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एग्रीकल्चर से 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स ये देखिए, अगर मैं आपको नंबर बताऊं, क्वाड्रेंटी अगर आप देखो प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस निकल करके आए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकल कर आपका हिस्ट्री से। हिस्ट्री में अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट, और आपका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन निकल के आया है इंडियन एशियन यानी कि एशियंट हिस्ट्री से निकल के आया। फिर जियोग्राफी की बात करो तो जियोग्राफी में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा गया वो तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया से पूछा गया। तो इसके लिए आपको मेनली क्या है, क्लास 6 से लेकर के क्लास सबसे पहले 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, आप स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट कर सकते हो। 11 12 जो भी आगे आपको कंपेयर करना। एग्रीकल्चर से 70 क्वेश्चंस पूछे गए। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इन 27 ईयर्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, हमारा मेनली जो डिस्कशंस रहता है वो इसीलिए होता है ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चलता रहे कि एक्चुअली क्वेश्चंस कहाँ से और कितने ज्यादा पूछ करके आए। अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखो तो बहुत लेंथी देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करोगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे किस सेक्शन से जा रहे हैं। अब देखिए, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम टोटल 385 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 103 क्वेश्चन सिर्फ हमारे होंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, प्रॉपर्टी प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट से हम डिस्कस करेंगे 136 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी से 31 क्वेश्चन। इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड से 57 क्वेश्चन। और इन जो द टेरिटरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी है उसमें हम टोटल 58 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है आप इसे एज ए टेस्ट की तरीके से ही सॉल्व करें। इसका आंसर या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, यदि आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने साथ एक आंसर शीट रखें या आप रजिस्टर रखें, और साथ में जैसे ही स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आए आप पहले अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर लगाइए, और जब फिर देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, उसका आपको एक आइडिया पता चल गया होगा। तो इस पर्पज से हम क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट का जब इंटरव्यू देखिएगा तो उसमें वो दो चीज सबसे पहले कहते हैं, आप पहले सिलेबस एनालाइज कीजिए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाइए, ताकि आपको आइडिया मिलता रहे, गाइडेंस पता चलता रहे कि आपको कहाँ पे किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। और इसी तरीके से सिलेबस में तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं पेपर को एनालाइज करके, कि सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से निकाल करके पूछे जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें हम मेनली 2002 में क्वेश्चन देखेंगे जो 2002 में पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए, यानी कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया एंड वर्ल्ड में जो पूछा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया था 2001 में। हम यहाँ पे मेनली 2001 और 2002 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए एक स्टेटमेंट के फॉर्म में। एक्चुअली जो क्वेश्चंस पूछा गया है रिगार्डिंग पूछा गया है कैग के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये डायरेक्टली एम लक्ष्मीकांत से ही निकाल करके पूछा गया है, क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिट यानी कि ऑडिटर जनरल के बारे में आपको एम लक्ष्मीकांत में बाकायदा देखने को मिल जाएगा। इसलिए मोस्टली जो कैंडिडेट होते हैं वो पहला प्रेफरेंस करते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत। अभी एम लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन चल रहा है तो आप वो ले सकते हो। अगर आपके पास 6th एडिशन भी है तो टेंशन मत लेना। हाँ, लेकिन अगर आपके पास 4th है या 5th एडिशन है तो आप उसको अपग्रेड करके 7th एडिशन ले सकते हो। 6th है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, कुछ चैप्टर्स में ऐड होकर के आए हैं। ऑलरेडी हमारा जो है भी 100 से ज्यादा लेक्चर हो चुके हैं एम लक्ष्मीकांत के।
तो आप वहां से भी जाकर के क्या है कंप्लीट कर सकते हो अपनी एम लक्ष्मीकांत की वीडियो से, जो चैप्टर्स है। अभी हमारी एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी पैरेलल में चल रही है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि हम कौन कौन से बुक को पैरेलल में लेके चल रहे हैं, किस पैटर्न पे लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस निकल के आया है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिगार्डिंग में पूछा गया। तो ये पूछा गया कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा नॉट परफॉर्म, यानी कि कौन सा कर्तव्य उनका या कौन सा कर्तव्य देखने को नहीं मिलती, कौन सी ड्यूटी इन 4 में से नहीं है कैग का, वो आपको बताना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। तो पहला जो है आपके पास वो ये कह रहा है कि भारत की जो टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि से सभी व्यय यानी कि जो खर्च किए जाते हैं का आवंटन और रिपोर्ट करना ऑडिटर जनरल का काम नहीं है। यही मतलब क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि कौन सी ड्यूटी नहीं है वो बताना है। दूसरा कहता है कि टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट। यहाँ पे देखिए बस एक पब्लिक अकाउंट जोड़ दिया गया और यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था और यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट दोनों दे दिया। अब आपको बताना, तीसरा है आपके पास टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जितने भी जो ट्रेड होते हैं, व्यापार होते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो भी बनाया किसी भी प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, तो जो भी प्रॉफिट होते हैं या लॉस होते हैं उस पर ऑडिट करना, उसका रिपोर्ट बनाना। और चौथा स्टेटमेंट है आपके पास टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉट गेट इन द एक्सक्यूगर। मतलब क्या इसका, देखिए जो भी सार्वजनिक धन है की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करना और यह भी सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व सरकारी खजाने में जमा हो। अब आपको बताना है यहाँ पे जो कैग के रिगार्डिंग में जो ड्यूटी दी गई है, इन चारों में से कौन सा ड्यूटी कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा ना वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन डी। चलिए देखिए अगर हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 149 क्या कहता है, तो कंट्रोलर एंड जो ऑडिटर जनरल है वो सेल्फ परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर। हमारे संविधान का आर्टिकल 149 क्या की जो ड्यूटी है, कर्तव्य है और उनकी क्या जो पावर है उसके रिलेशंस में आपको देखने को मिलेगा अकाउंट ऑफ द यूनियन। जहां पे भी आपको यूनियन देखने को मिलेगा वहां पे आप सीधा सीधी इसको बात कर सकते हो सेंट्रल लेवल पे, यूनियन एंड ऑफ द स्टेट एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटीज और बॉडी। मतलब क्या है, देखिए अगर यहाँ पे अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो कहने की बात करिए जो भी आर्टिकल 149 में इनकी ड्यूटीज क्या है, पावर क्या है, जो रिलेशंस है अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट के बीच में या अदर जो भी अथॉरिटी या जो भी बॉडी है उसके प्रिस्क्राइब्ड में और अंडर इसी लॉ के अंदर जो पार्लियामेंट है, यानी कि इसके अंदर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है जो प्रोविंस है बिहाफ ऑन मेड self perform such duty and exercise such powers in relations to the account union and state where conferred or exercise यानी कि exercisable by auditor general of India immediately before the commencement of this constitutions in relations to the account of the dominions of India and of the princes represently। मतलब क्या है इसका, तो देखिए यहाँ पे कहना यह चाह रहा है कि संसद और जब तक इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक संघ यानी कि जो हमारा यूनियन है और स्टेट के जो अकाउंट्स के संबंध में ऐसे कर्तव्य का पालन करेगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इससे प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रदत्त या जो प्रयोग योग्य थे। तो इसलिए अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज अगला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया था 2001 में। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया था इसमें ये पूछा गया था कि भारत की जो संसद है यानी कि हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है इंडियन पार्लियामेंट्री किस प्रकार के प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन ए है
थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज यानी कि संसद समिति के माध्यम से, ये भी आपका एम लक्ष्मीकांत का ही क्वेश्चन है, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज यानी कि संसद समिति के माध्यम से। ऑप्शन बी है थ्रू कॉन्सुलेटिव कमेटी इन वेरियस मिनिस्ट्री यानी कि विभिन्न मंत्रालयों के सलाहकार समिति के माध्यम से। ऑप्शन सी देखने को मिलेगा बाय मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पीरियडिक रिपोर्ट यानी कि प्रशासकों को समय समय पर रिपोर्ट भेजने के द्वारा। और तीसरा देखने को मिलेगा बाय कॉम्पलिंग द एग्जीक्यूटिव टू इशू रेट्स यानी कि कार्यपालिका को रेट्स जारी करने के बाध्य करके। अब आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कि इंडियन पार्लियामेंट्री जो एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन तो वो कैसे करती है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए यानी कि थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज तो वो फॉर्म होता है यानी कि जो संसद समिति का गठन है बड़ी मात्रा में काम को कम समय में यानी कि काम को समय पर लेकिन और वर्क की जांच करके यानी कि इंक्वायरी करके लेकिन बात करें तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्क जो है टाइम पे उसको डिटेल से यानी कि श्योरिटी करके जांच के साथ निपटाने के लिए किया जाता है। उनकी जो नियुक्ति है अपॉइंटमेंट है टर्म ऑफ ऑफेंस है वो जो फंक्शंस है रेगुलेट है प्रोविंस ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलेगा आर्टिकल 118 क्लॉज 1 में देखने को मिलेगा। अगर हम अभी के टाइम पे बात करें तो दो टाइप के आपको क्या है कमिटीज देखने को मिलेगा, एक है स्टैंडिंग कमिटीज एक है एडहॉक कमिटीज। तो ये सारी चीजें स्टैंडिंग कमेटी किसे कहते हैं एडहॉक कमेटी किसे कहते हैं ऑलरेडी मैंने एम लक्ष्मीकांत में डिस्कस कर लिया है। तो आप प्ले लिस्ट में एक्सेस करके जो कमिटीज के रिगार्डिंग में पार्लियामेंट्री कमिटीज वाला जो चैप्टर है उसमें आप जाकर के सारे टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज न्यूज कह रहा हूँ अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है लोकल बॉडीज को, मतलब कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है। सिटीजन्स ग्रीविनेंस ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है फाइनेंशियल मैटर और मैटर्स, ऑप्शन सी है लेजिस्लेशंस, ऑप्शन डी है आपके पास पर्सनल मैटर्स। अब आपको इन चारों में से बताना है किस पे स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए यानी कि जो सिटीजन्स ग्रीविनेंस है वहां पे जिसे हम नागरिकों की शिकायतें हैं। देखिए अगर हम इसके एक्सप्लेनेशंस की बात करें तो इसका जो एक्सप्लेनेशंस मिलेगा वो है ऑप्शन ए। तो देखिए नागरिकों की शिकायत के मामले में राज्य सरकार अपने स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपसे पूछा गया था 2001 में। अगला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था आपसे 2001 में यानी कि 2001 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका सीधा सीधी एनसीईआरटी की से चैप्टर निकल के आ रहा है। जब आप एनसीईआरटी की क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ोगे जो कि आपका पॉलिटिकल पार्टीज का ही है तो वहां से भी आप क्वेश्चंस निकाल के देख सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले आप 6 से लेकर के क्लास 12th की जो है एनसीईआरटी खत्म कर लो। ऑलरेडी हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है एनसीईआरटी की वो कंप्लीट कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियो देख सकते हो। तो देखिए पहला कहता है कि द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब क्या है कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशंस के लिए। दूसरा है आपके पास दूसरा स्टेटमेंट है कि रजिस्ट्रेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज कैरिड आउट बाय द इलेक्शंस कमीशंस। मतलब कि जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यानी कि जो राजनीतिक दल हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है नेशनल कमीशन इलेक्शंस कमीशन के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज वन विच इज ऑर्गेनाइज इन 4 और मोर स्टेट। यानी कि राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीतिक दल है वह होता है जिसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। और फोर्थ स्टेटमेंट कहता है ड्यूरिंग द 1999 जनरल इलेक्शंस
there were six national and 48 state level parties reorganized by national commission। तो ये वाला आपका बन जाता है करंट अफेयर का क्वेश्चन। बाकी ये आपका पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग में स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो देखिए अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जरूर एक बार चेक कर लें कि क्वेश्चंस में आपसे करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हमने एलिमिनेशन मेथड वाले पे लगा रखा है, लेकिन 2022 में अगर किसी ने एग्जाम दिया है, उसका प्रीलिम्स नहीं निकल पाए, तो आपने उसमें एक चीज ये देखा होगा कि क्वेश्चंस का जो ऑप्शन पैटर्न था वो चेंज हो गया था। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की जगह पे करेक्ट पेयर डाल दिया था। तो जिसमें कि आपका जो करेक्ट पेयर वाला था तो ऑप्शन बन गया था ओनली वन पेयर आर करेक्ट। ऑप्शन बी बन गया था आपका ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी था ओनली थ्री पेयर्स आर करेक्ट। और डी था आपके पास ऑल ऑफ द ऑल पेयर्स आर करेक्ट। ऑल पेयर्स आर करेक्ट। अब आप इसके अकॉर्डिंग भी आंसर टिक कर सकते हो। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी कंफर्टेबल हो तो मैं तो रिकमेंडेड करूंगा आप एक बार दोनों से ट्राई कर लो, ताकि दोनों से आपकी तैयारी होती रहे कि अगर पेयर में पूछता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एलिमिनेशन मेथड में पूछता है तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इनमें से चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और पेयर वाले में भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करते हैं तो वो इनएक्ट प्रोवाइड कराता है स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशंस किसके लिए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम गेटिंग इलेक्टेड टू द टाइम व्हेन ही प्लस सी इज एमपी। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एविसेस बिहेवियर एंड डेकोरम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द पार्लियामेंट। मतलब क्या है इसका, देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को संसद के सदस्य के लिए निर्वाचित होने से लेकर संसद रहने तक के लिए क्या है जो भी विशिष्ट नियम है और विनियम प्रदान कराने के लिए अधिनियमित किया गया, और संसद में सांसद के व्यवहार और शिष्टाचार की भी परिकल्पना की गई है, यानी कि परिकल्पना की गई है। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये आपको देखने को मिलेगा 2002 में पूछा गया था। और किसके रिगार्डिंग में पूछा गया था, तो देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑप्शंस के फॉर्म में रेफरेंस इंडियन पॉलिटी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला कहता है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो अकाउंटेबल है हमारे पार्लियामेंट के लिए, अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है वो कहता है कि प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन either of two houses of parliament is not in session, यानी कि प्रेसिडेंट दोनों हाउस में तभी ऑर्डिनेंस ला सकता है जब दोनों हाउस की सेशंस ना चल रही हो। तीसरा कहता है द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 40 ईयर, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट की जो मिनिमम एज रखी गई है वो कितनी रखी गई, 40 साल रखी गई है। और जो चौथा स्टेटमेंट है वो कहता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंस्टिट्यूट ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट। मतलब क्या है कि देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो सेंट्रल लेवल के यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर के होती है, यानी कि उनसे मिलकर के होती है। अब आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द अदर टू हाउस, जब वो सेशन में ना हो। अब देखिए बात करते हैं प्रेसिडेंट कैन इशू, राष्ट्रपति के द्वारा तभी ऑर्डिनेंस इशू पास किया जा सकता है जब दोनों हाउस क्या हो, सेशन में ना हो। ये बात आर्टिकल 123 में लिखी गई है। फिर बात करते हैं नो मिनिमम एज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी मिनिमम एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखी गई है, तो इसीलिए जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत हो जाता है।
फिर बात करते हैं ये द एज ऑफ वन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज अ पार्लियामेंट्री में बाय लॉ प्रोवाइड। मतलब क्या है इसका, देखिए संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं, जज हैं के रूप में नियुक्त के लिए कोई न्यूनतम आपको एज देखने को नहीं मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो न्यायाधीश की जो आयु है ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे तरीके से नियुक्त किया निर्धारित किया जाएगी जो संसद कानून के द्वारा कर सकती है। फिर बात करते हैं एनडीसी में जो प्रधानमंत्री, सभी मंत्री यानी कि जिसमें कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी सेंट्रल यानी कि जितने भी जो यूनियन टेरिटरी के जो मुख्यमंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्रशासन और योजना आयोग के जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इसीलिए हमारे क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो ये वाला स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाता है। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्लानिंग कमीशंस इन पार्लियामेंट। देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट सिर्फ इसीलिए गलत है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा कोई भी प्रावधान, ऐसा कोई भी आर्टिकल या ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया जिसमें ये कहा गया है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो अकाउंटेबिलिटी रखेगा किसके रिगार्डिंग में, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग में। तो इस वजह से जो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये रिगार्डिंग दिया गया है आपके इलेक्शंस कमीशंस के, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अब इसको भी हम पेयर में कर लेते हैं। तो पेयर में आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली टू पेयर्स। ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली थ्री पेयर्स, और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल पेयर्स। अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। चलिए अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है द चीफ इलेक्शंस कमीशंस एंड अदर इलेक्शंस कमीशन एंजॉय इक्वल पावर बट रिसीव अनइक्वल सैलरीज। पहला स्टेटमेंट कहता है देखिए जो चीफ इलेक्शंस कमीशंस हैं और अदर इलेक्शंस कमिश्नर्स हैं वो इक्वल पावर एंजॉय करते हैं, बट उनकी जो सैलरी मिलती है वो अनइक्वल रहती है। ये भी आपका जो क्वेश्चंस निकल के आया है सीधा सीधी एम लक्ष्मीकांत की बुक से ही निकल के आया है, और आप इसको रिलेट कर सकते हो क्लास 9th की जो बुक है यानी कि पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस, उसमें भी आपको इलेक्शंस कमीशंस के बारे में मिल जाएगा। तो आप एनसीईआरटी से भी इसको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। चलिए दूसरा स्टेटमेंट कहता है इलेक्शंस चीफ इलेक्शंस कमीशंस इज इंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एज इट इज प्रोवाइडेड टू अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयोग है, द चीफ इलेक्शंस कमिश्नर उसी वेतन का हकदार है जितना एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है या दिया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है द चीफ इलेक्शंस कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सपर्ट इन लाइक मैनर्स एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि मुख्य चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही के तरीके से और आधारों के अलावा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है द टर्म ऑफ ऑफेंस ऑफ इलेक्शंस कमिश्नर इज 5 ईयर। यानी कि जो इलेक्शंस कमिश्नर का जो टेनवर है काम करने का जो है वो 5 साल है, और जिस डेट पे वो अपॉइंटमेंट हुए हैं। या फिर बात करते हैं या उनकी एज क्या होनी चाहिए, 62 तक होनी चाहिए। यानी कि 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही वो रह सकते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 4, ऑप्शन डी है 2 and 4। यहाँ पे आपको पेयर्स के मेथड में दे रखा है, तो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ 2 और 3। और इसके हिसाब से देखोगे तो आपको ऑप्शन निकल के आएगा बी, यानी कि सिर्फ हमारे दो ही पेयर करेक्ट है। देखिए अगर बात करते हैं किसके बारे में, चीफ इलेक्शंस कमीशंस और अदर इलेक्शंस कमीशंस वो इक्वल पावर एंजॉय करते हैं और इक्वल सैलरी भी। और अगर बात करते हैं इनके टर्म ऑफ ऑफेंस के बारे में, यहाँ पे इसके स्पेलिंग पूरा लिख लेना,
TERM टर्म ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं तो इलेक्शंस कमिश्नर के वो 6 साल देखने को मिलता है और उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 नहीं 65 देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका कब है तो 2002 में पूछा गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं कैंडिडेट हैं और SC ST श्रेणी के जो कैंडिडेट्स हैं के लिए जमा की गई सुरक्षा राशि कितनी है। आपके पास ऑप्शन है 5,000 और 2,500। दूसरा देखने को मिलेगा 10,000 2,500 यानी कि 10,000 2,500। ऑप्शन सी है 10,000 5,000। ऑप्शन डी है 15,700 500। यानी कि यहाँ पे आपके लिए जनरल का दे रखा है, यहाँ पे ST और SC के रिगार्डिंग में दे रखा है। अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए लोकसभा में जो बात रखते हैं आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देखने को मिलेगा 10,000 और ST SC के लिए देखने को मिलेगा 5,000। लेकिन अभी बात करें 2018 में तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है लोकसभा के लिए इलेक्शंस के लिए तो कितना 25,000 कर दिया गया है। और अगर बात करते हैं यानी कि बढ़ा दिया गया है। और फिर बात करें ST के लिए या SC के लिए आप बात करोगे तो वो आपको कितना देखने को मिलेगा 10,000 देखने को मिलेगा। मतलब क्या है देखिए अभी तक 2018 में लोकसभा चुनाव के लिए जो जमानत राशि थी वो 25,000 रुपये कर दी गई है, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए यह राशि कितनी है 10,000 रुपये ही है। सॉरी कितना है तो 10,000 रुपये देखने को मिलेगा। एक अफवाह ये भी है जो निर्वाचित क्षेत्र में डाले गए वैध वोट में से छठे से अधिक वोटों को सुरक्षित करने में विफल रहता है तो वह अपनी जमानत राशि क्या है खो देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछा गया था 2002 में, तो किसके टर्म में लोकसभा के टर्म में, यानी कि लोकसभा के रिगार्डिंग में 4 ऑप्शन है स्टेटमेंट के फॉर्म में, आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है रिगार्डिंग द टर्म ऑफ लोकसभा। ऑप्शन ए कहता है कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब किसी भी परिस्थिति में लोकसभा की जो टेन्योर है वो बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरा कहा जाता है कि कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट अ टाइम, यानी कि एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। डी कहता है कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशंस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि जब आपातकाल की घोषणा की जाती है या आपातकाल जब लगाया जाता है के दौरान में 1 वर्ष यानी कि 1 साल के लिए लोकसभा को क्या है एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। चौथा स्टेटमेंट कहता है कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर्स एट द ड्यूरिंग ऑफ प्रोक्लेमेशंस ऑफ एनर्जी, यानी कि वही चीज है यहाँ पे बस 1 साल था, यहाँ पे उसको बढ़ा करके 2 साल कर दिया गया। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा टर्म सही है रिगार्डिंग लोकसभा। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशंस ऑफ एनर्जी। देखिए अगर आपको याद होगा जब हमने इमरजेंसी वाला चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें ये भी देखा था कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसमें भी हमने देखा था कि लोकसभा के जो टेन्योर है वो बढ़ गए थे। यानी कि जब कंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 जो कि इमरजेंसी का प्रोविजन करता है तो उसमें ये बात रखी गई है कि लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 साल से 1 साल बढ़ाया जा सकता है जब देश में आर्टिकल 152 के तहत क्या है इमरजेंसी लगा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज रिकमेंडेड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द grants in aid of the revenues to the state out of the consolidated fund of India। तो यहाँ से जो क्वेश्चन ज्यादातर निकल के आ रहा है वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में निकल के आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है कि राज्य को राजस्व की सहायता अनुदान और नियंत्रण करने वाले सिद्धांत की सिफारिश करता है। अब आपके पास ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी है इनर स्टेट काउंसिल, ऑप्शन सी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि फाइनेंस कमीशन। देखिए फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो वो गवर्न करता है प्रिंसिपल को, यानी कि बाय द प्रिंसिपल्स टू अलाउटेड
grants in aid of the revenue of the state out of the consolidated fund of India, यानी कि वित्त आयोग भारत के जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है में से राज्य को राजस्व की सहायता अनुदान आवंटित करने के सिद्धांत के द्वारा शासित होता है। और ये रिकमेंडेड किसके द्वारा किया जाता है? तो फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही रिकमेंडेड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने आज डिस्कस किया, मेनली इसमें हमने 2001 से लेकर के 2002 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की पॉलिटिकल साइंस आपकी एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है। प्ले लिस्ट पे उसकी वीडियो अपलोडेड है, प्ले लिस्ट पे जाकर के देख सकते हो। 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर जो हमारा डिस्कशंस चल रहा है उसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है। साथ साथ में ये आपको वीकेंड में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं, साथ साथ में हमारी 2 बुक चल रही है। एक है आपका एम लक्ष्मीकांत और दूसरा देखने को मिलेगा क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 की इकोनॉमिक्स। तो कल जो आपको वीडियो मिलेगी यानी कि ट्यूसडे को, तो उसमें हम क्लास 9 की चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। हमारे देश में जो हमारे देश के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4 चैप्टर के बाद हम डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 34। ऑलरेडी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 33 तक आपकी कंप्लीट की जा चुकी है। अभी हम एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 में से आपको जो चैप्टर 34 है अब वो डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में आपको हमारी वीडियो भी देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं करंट अफेयर की भी वीडियो मिल जाती है आपको, या तो सुबह देखिए करंट अफेयर की वीडियो की अपलोडिंग टाइम 3 है, या तो मॉर्निंग 6 बजे मिल जाएगी। यदि 6 बजे नहीं मिल रही है तो आपको वो मिलेगी शाम 5 बजे। यदि शाम 5 बजे भी नहीं मिल रही है तो वो आपको मिल जाएगी रात 10:30 बजे के आसपास, ताकि आप उसको क्विक रिविजन्स करके आप अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है या आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं और चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।